एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने ओटीजी, सोलो माइक्रोवेव और कन्वेक्शन इन तीनों ओवन्स में क्या डिफरेंस है ये एकदम डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसी वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट ये आई थी कि अब आप ये दिखाएं कि इन ओवन्स को यूज़ कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि सारे के सारे जो ओवन के टाइप्स है एक ही वीडियो में ले लूँगी। अगर यूसेज के लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सेपरेटली रखना ही बेटर होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ओटीजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप पहले से हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे किचन में एक बिल्ट इन ओवन है और साथ ही में हमारे पास एक काउंटर टॉप ओवन भी है जो बहुत बार द टेरेस किचन पर आपको देखने मिलता है। ये वीडियो अगारो के साथ एसोसिएशन में बनाया गया है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी किसी और ब्रांड का ओटीजी है तब भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो ओटीजी को इस्तेमाल करने का तरीका है वो चेंज नहीं होता। हाँ, विद इन अ ब्रांड ही, मतलब ब्रांड टू ब्रांड नहीं, लेकिन एक ही ब्रांड के अंदर भी अगर आप डिफरेंट साइज के ओवन्स लेते हैं तो जो मैक्सिमम फीचर्स एक ओटीजी प्रोवाइड करता है वो आपको शायद छोटे साइज वाले में ना मिले और वो बड़े साइज वाले ओवन में मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको डेमो देने वाली हूँ अगारो ग्रैंड 40 लीटर ओवन पे, जिसमें साइज एंड प्राइस के हिसाब से सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में जानकारी दे सकूँ और साथ में बता भी सकूँ कि उन्हें यूज कैसे करना है, इसलिए मैं इस मॉडल पर डेमो देने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओटीजी का फुल फॉर्म होता है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये काउंटर टॉप ओटीजी है, यानी आप इसे अपने काउंटर पर, किचन काउंटर पर रख सकते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन भी आते हैं जो फर्नीचर में फिट किए जाते हैं। ओटीजी के यूज के पहले समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जो ओटीजी होता है वजन में हल्का होता है। आप ऊपर नॉक करेंगे तो आपको एक हॉलो सी आवाज आएगी, लेकिन आपको ये चीज कन्वेक्शन माइक्रोवेव में या फिर सोलो माइक्रोवेव में फील नहीं होगी। और जो टॉप होता है ओटीजी का वो यूज के समय गर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर आप कुछ भी कपड़ा, कवर डालकर इस पर सामान रखना, ये सब चीजें बिल्कुल भी ना करें। ओटीजी में 3 तरह के नॉब्स आते हैं। कभी कभी एक फंक्शन वाला जो नॉब है वो 2 नॉब्स में भी स्प्लिट किया जाता है, पर इस वाले में एक ही है। मोस्टली 3 ही नॉब्स होते हैं। फंक्शन के बाद टेम्परेचर नॉब पर टेम्परेचर की मार्किंग्स होती हैं। उसके बाद आता है टाइमर, यानी कितने मिनट्स आप अपना खाना पकाना चाहते हैं। ओटीजी पर एक लाइट होती है जो हमेशा शुरू नहीं होती है। जब आपका ओवन टेम्परेचर तक पहुंच रहा होता है जिस पर आपने इसे सेट किया है, तब तक लाइट ऑन होती है, फिर लाइट ऑफ हो जाती है, फिर वापस से कम होने पर शुरू होती है, ऑन होती है। बिल्कुल हमारी प्रेस की तरह, कपड़े वाली प्रेस। ओटीजी में ऊपर और नीचे रॉड्स होती है। इस ऑप्शन से आप केवल ऊपर वाली रॉड को ऑन कर सकते हैं। अब जो मैं आपको मोड दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप केवल नीचे वाली रॉड यानी नीचे वाले एलिमेंट को ऑन कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आप ऊपर और नीचे के रॉड्स यानी ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को ऑन कर सकते हैं। इस मोड में दोनों रॉड्स ऑन होती है, लेकिन फैन नहीं है। इस मोड में अगर आप रोटेसरी की रॉड लगाएंगे तो वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। इसमें केवल ऊपर वाला एलिमेंट ही ऑन होता है। नेक्स्ट है केवल ऊपर वाला रॉड और साथ में कन्वेक्शन फैन। कन्वेक्शन फैन मतलब एक पंखा ओटीजी के अंदर होता है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। फिर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें दोनों रॉड्स ऑन होंगी कन्वेक्शन फैन के साथ। कन्वेक्शन वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो अलग होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वाली वीडियो में बताया था। ये केवल फैन है जो ओटीजी में है। फिर आता है टेम्परेचर वाला नॉब। तो सबसे लो 50 डिग्री सेल्सियस होता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कुछ ओवन्स में 230 और कुछ ओवन्स में 250 डिग्री सेल्सियस भी होता है। टेम्परेचर के नॉब को घुमाकर आप अपनी रेसिपी के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मोस्टली केक की रेसिपीज में 180 डिग्री सेल्सियस यूज होता है, जो कि ओवन्स में डायरेक्टली नहीं होता है। मुझे ये चीज़ अगारो के ओवन्स में बहुत पसंद आई कि यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस का डायरेक्ट मार्किंग है। इसके बाद है टाइमर नॉब, यानी कितने समय तक आपका ओटीजी ऑन होगा। इस नॉब का यूनिट है मिनट्स, यानी जो आप नंबर देख रहे हैं वो मिनट्स में है। टाइमर नॉब से आप सही टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट सेलेक्ट करना है तो 10 से 20 के बीच में रखें। मैक्सिमम टाइम है 60 मिनट यानी 1 घंटा। लेकिन कुछ रेसिपीज में जहाँ स्लो कुकिंग होती है, अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा तक आपको अपने ओवन को शुरू रखना है तो यहाँ पर है स्टे ऑन। तो स्टे ऑन का फंक्शन है आपका ओवन ऑन ही होगा। आप मैन्युअली अपनी घड़ी से, अपने मोबाइल से टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो स्टे ऑन वाला फंक्शन है और साथ ही में रोटेसरी फंक्शन भी नॉर्मली हायर रेंज में आते हैं। तो अगारो के इस साइज के ओवन में इसके प्राइस के हिसाब से ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। फिर है ग्लास।
सारे ओटीजी में आपको फ्रंट में ग्लास नजर आएगा। काफी सारे टिंटेड होते हैं, टिंटेड यानी वो हल्के से ब्लैक या फिर कलर्ड होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर आपके ओटीजी में है तो इसका फायदा ये होता है कि अंदर क्या पक रहा है, कितना पक रहा है, ये आपको ओटीजी खोले बिना ही नजर आ जाता है। ओटीजी में इस तरह की रैक आती है, इसे कूलिंग रैक कहा जाता है। इस पे आप कुकीज वगैरह रख सकते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए और इवन सर्कुलेशन हो एयर का। लेकिन आप इसे ओवन में डाल के इसके ऊपर आप अपने मोल्ड्स, ट्रेस को बेकिंग के लिए भी रख सकते हैं। देन इस तरह की ट्रे आपके ओवन में आएगी। मुझे इस मॉडल की ये ट्रे पसंद आई क्योंकि ये डीप है। अगर कभी कुछ ग्रिल करना है जो कि रोटिसरी पे नहीं लगाना है और डायरेक्टली रखना है तो ये ट्रे जो है इसकी एजेस ऊंची है, जो भी जूसेस है जो भी है वो अंदर ही रहेगा। अगर आप कुकीज बना रहे हैं या फिर अगर आप अपना मोल्ड इस पर रखना चाहते हैं तब भी आप इस ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकीज रखने से पहले जरूर एक पार्चमेंट पेपर या फिर एक सिलिकॉन बेकिंग मैट का इस्तेमाल करें। फिर आती है ये क्रम्ब ट्रे। क्रम्ब ट्रे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो बहुत सारे ओवन्स मिस कर जाते हैं। क्रम्ब ट्रे का काम तब आता है जब ऊपर आप कुछ लगा रहे हैं रोटिसरी पर या फिर आप डायरेक्टली ग्रिलिंग के लिए रख रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा ड्रिपिंग्स होती है वो सब नीचे ओवन में डायरेक्टली गिर जाती है। लेकिन अगर आपके पास क्रम्ब ट्रे होगी तो सारी ड्रिपिंग्स, सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इस पर गिरेगी और इसे साफ करने के लिए आप बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये रोटिसरी रॉड। अगर आप रोटिसरी मोड सेलेक्ट करेंगे और इस रॉड को अंदर लगाएंगे तो ये रॉड रोटेट होती है। इसमें आप चिकन टिक्का, फिश टिक्का या फिर आप तंदूरी प्रिपरेशंस, पनीर, इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। फिर आपको आपके ओटीजी के साथ इस तरह का टूल दिखेगा। ब्रांड एंड मॉडल के हिसाब से इस टूल का जो डिज़ाइन एंड कलर है ये अलग हो सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ओवन की ट्रे को बाहर निकालने में। अगर आपके ओटीजी में रोटिसरी मोड है तो आपको इस तरह का एक टूल मिलेगा जिससे आप रोटिसरी को अंदर प्लेस कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ओटीजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप फिश टिक्का, चिकन टिक्का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रोटिसरी रॉड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो दोनों साइड्स है उसमें से ये जो आपने फोक्स देखे ये बाहर निकलते हैं। एक साइड का निकालें, उसी साइड का निकालें जहां पर आपको रॉड हल्की सी पॉइंटेड नजर आएगी और जो भी आपका टिक्का है, तंदूरी प्रिपरेशन है, उसे आप लगा लें। मान लीजिए आपके ओटीजी में नहीं है रोटिसरी, फिर भी आप टिक्का बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ी वाली मेन ट्रे है उसमें आप एक और ट्रे रख लें या फिर उसी में अच्छे से ऑयल लगा के जो भी आपके टिक्का के पीसेस हैं उसे रख दें। लेकिन हाँ, उस केस में आपको टिक्का को बीच में जब वो एक साइड से पक जाए तो आपको उन्हें उल्टा करना पड़ेगा, जो आपको रोटिसरी में नहीं करना पड़ेगा। क्रम्ब ट्रे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए मैं हमेशा एक एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज करती हूँ। इससे क्रम्ब ट्रे को भी साफ करना बहुत आसान हो जाता है। बस इस फॉइल को बाहर निकालना होता है और फेंकना होता है। प्रीहीट कर रही हूँ ओवन। यहाँ पर प्रीहीटिंग के लिए मैं फैन वाला मोड यूज कर रही हूँ और मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि है 230 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं टाइमर सेट कर रही हूँ 10 मिनट। आप चाहें तो ओवन थर्मोमीटर भी ले सकते हैं। उसे रख के आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपका जो ओटीजी है वो कितने समय में वो टेम्परेचर अटेन करता है जो आप सिलेक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना प्री हीटिंग टाइम चेंज कर सकते हैं। हर ओटीजी में बल्ब नहीं होता। मुझे अगारो ओवंस की ये बात पसंद आई कि कम रेंज वाले ओवंस में भी बल्ब है। बल्ब ना हो तो रात को ओवन के अंदर क्या पक रहा है, कितना पक रहा है, ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जितना भी आप टाइम सेलेक्ट करते हैं, जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो आपको ये टिंग वाली आवाज सुनाई देगी जो आपने अभी सुनी। प्री हीटिंग हो या फिर बेकिंग, दोनों में जैसे ही ये टिंग साउंड आती है तो समझ में आ जाता है कि टाइम जो है वो खत्म हो गया, यानी प्री हीटिंग हो गई है या फिर हमारा जो खाना है वो रेडी है। अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ रोटिसरी मोड और इस तरह का पनीर टिक्का नॉर्मली 10 से 12 मिनट में हो जाता है ताकि वो हल्का सा ड्राई हो जाए, हल्की सी चारिंग यानी हल्का सा ब्लैक कलर है उसके ऊपर आ जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी पनीर को रख सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपका जो पनीर टिक्का है वो बनेगा भी, बेक भी होगा, साथ में कलर भी आएगा। वरना आप एकदम 180 या फिर कम पे करेंगे तो वो पक तो जाएगा पर हल्की सी जो ब्राउनिंग है ना वो आप मिस करेंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा ड्रिपिंग्स देखिए आप एल्यूमिनियम फॉइल पर गिर गई है। रोटिसरी का रॉड गर्म हो जाता है तो ध्यान रहे कि एक तरफ से कपड़े से आप इसे पकड़े अनस्क्रू करते वक्त और टिक्का निकालते वक्त।
अब मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा। तो प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं मोस्टली दोनों रॉड्स और दोनों रॉड्स विथ फैन, डिपेंडिंग ऑन मैं क्या बना रही हूँ, क्या आपकी रेसिपी है, आप उस हिसाब से फॉलो करें अगर आपको इतना अंदाज़ा नहीं आता है, लेकिन प्री हीट मिस ना करें। तो यहाँ पर ये पिज़्ज़ा का डो है, मैं इसे फ्लैट कर रही हूँ। पिज़्ज़ा जब तक मैं बना रही हूँ आपको साथ ही में मैं चीज़ें बताती हूँ। तो जो ब्रेड वगैरह होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर अच्छे बेक होते हैं नॉर्मली, फिर भी मैं कहूँगी कि आप रेसिपी को फॉलो करें। आपका ब्रेड या फिर आपका पिज़्ज़ा कितना मोटा है, कितना पतला है, उस हिसाब से भी जो टाइमिंग है वो बदलती है। एक मोटा पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, एक बड़ा पिज़्ज़ा ज़्यादा टाइम लेगा। एक छोटा और कम डेप्थ का यानी कम बैटर वाला केक कम टाइम लेगा। एक बड़ा केक या फिर छोटा ही केक जिसमें बैटर ऊपर तक भरा हुआ है वो ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि अगर आप एक पतली सी रोटी सेक रहे हैं या फिर एक मोटा सा लच्छा पराठा बना रहे हैं तो दोनों के टाइम में तो डिफरेंस आएगा ही ना। उसी तरह से जितनी क्वांटिटी है, जितना साइज है, पोर्शन है, उस हिसाब से टाइम भी चेंज होता है। तो अब मैं दोबारा से इसे सेम टेम्परेचर पर जिस पे मैंने इसे प्री हीट किया था, अब मैं 10 से 12 मिनट में ये पिज़्ज़ा बना रही हूँ। 10 से 12 मिनट क्योंकि ये पिज़्ज़ा छोटा है और मैंने काफ़ी थिन क्रस्ट बनाया है। पिज़्ज़ाज नॉर्मली हाई टेम्परेचर पर अच्छे बनते हैं। ध्यान रहे कि जो आपका चीज़ है इसे आप एकदम हार्ड फ्रीज़र से बाहर निकाल कर यूज़ ना करें, सॉफ्ट हो जाने दें, वरना चीज़ के पिघलने के इंतज़ार में आपका जो पिज़्ज़ा है उसका बेस जल जाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा बन गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि केक किस तरह से बनाना है। तो केक में भी आपको प्रीहीट करना ही है। मैंने यहाँ पर दोनों रॉड्स ऑन किए। आप दोनों रॉड्स या फिर दोनों रॉड्स विद कन्वेक्शन फैन यूज़ कर सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस या फिर जो भी आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर है। अगर आपका केक हर बार 180 डिग्री सेल्सियस पर भी क्रैक हो जाता है, बाहर से जल जाता है लेकिन अंदर नहीं पकता, तो आप 175 या 170 ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका अवन ज़्यादा गर्म हो रहा है और बाहर का केक पहले पक जाता है और जब अंदर का पकना शुरू होता है तो वो फूलते समय बाहर आपके केक को क्रैक कर देता है। बेकिंग के दौरान आपको लग रहा है कि बाहर से ऊपर से केक पक गया है, ब्राउन होते जा रहा है, अंदर से नहीं पका है, तो टॉप वाली रॉड को ऑफ कर दे। इस तरह से एक अंदाज़ा लें और एक समझें आप कि कभी 2 रॉड वाली रेसिपी में भी आपको कभी रॉड को ऊपर वाले या नीचे वाले को ऑन या ऑफ करना पड़ सकता है। ये देखिए केक एकदम परफेक्टली बेक हो गया है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने डिटेल में रेसिपीज़ को कवर नहीं किया है क्योंकि द टेरेस किचन पर मैं ऑलरेडी ये रेसिपीज़ दिखाती आई हूँ और ऑलरेडी ये अपलोडेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।